हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का करंट विद कपिल में। तो आज हम लोग जो कल हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट करी थी, तो आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास 7 की जो पॉलिटी है इसको एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। इसके साथ में कल के जैसे ही हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे और ये कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के थ्रू होगा। तो हम लोग कंप्लीट इसको हैंड रिटन नोट्स की तरह ही डील करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी, अब इन एनसीईआरटीज़ में ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, तो हम जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको पहले तो कंसेप्ट के माध्यम से और फिर उसके बाद में कुछ एक दो फैक्ट्स जो बच जाते हैं उनको एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आपको इन एनसीईआरटीज़ में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी है, ठीक है, 7th और 8th की, तो 6 में भी ज़्यादा कुछ है नहीं और 7th में भी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी ये इसलिए पढ़नी ज़रूरी है ताकि आप लोगों के कंसेप्ट इनसे क्लियर हो सके। ठीक है, तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये एनसीईआरटीज़ ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी को। तो क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है इसका चैप्टर 1 बात करता है इक्विलिटी की, समानता की। तो समानता की बात जब आती है तो सबसे पहले कल हम लोगों ने देखा था कि मताधिकार की समानता के बारे में, और वहाँ पर हमने अमेरिका के और ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ा था कि अमेरिका में क्या बोलते हैं, कब समानता का महिलाओं को समानता मिली थी मताधिकार में और ब्रिटेन में कब मिली थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि मताधिकार की समानता। तो लोकतांत्रिक भारत देश में सार्वभौमिक मताधिकार है तथा विचार समानता पर हमारे देश में सभी को वोट देने का राइट है, यूनिवर्सल राइट, चाहे कोई किसी भी लिंग से हो, धर्म से हो, जाति से हो, कितना भी उसके पास में पैसा हो, गरीब हो, कोई भी हो, हर कोई व्यक्ति वोट दे सकता है। ये क्या है, हमारे देश में इक्वलिटी को दर्शाता है, समानता को दर्शाता है, और हर लोकतांत्रिक देश की पहचान भी यही होती है। ठीक है, लेकिन आज भी हमें सिर्फ वोट देने में तो समानता है, लेकिन जातिगत असमानता हमारे देश में मिल जाती है। कैसे? भारत में असमानता होने पर भी यहाँ जातिगत असमानता व्याप्त है। समानता तो है लेकिन फिर भी जातिगत असमानता है। इसके कारण दलित वर्गों के साथ भेदभाव होता है। अब दलित का मतलब क्या होता है? तो दलित का मतलब क्या होता है? दलित शब्द का अर्थ है दबा हुआ या कुचला हुआ, कि जो व्यक्ति दबा हुआ है या कुचला हुआ है, और निचली जातियों के लिए ये वर्ड यूज में किया जाता है। वैसे करना नहीं चाहिए किसी को भी ऐसे वर्ड्स का यूज, लेकिन ये क्या बोलते हैं, समझाने के हिसाब से इसका मतलब होता है दबा हुआ या कुचला हुआ। ठीक है, अब बात आती है कि मानवीय गरिमा का मूल्य। भारतीय समाज में व्याप्त भेदभाव के कारण अनेक से लोगों की मानवीय गरिमा का नुकसान होता है, जो डिग्निटी है उसका नुकसान होता है, और ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति की मानवीय गरिमा का मूल्य होता है। तो आप यहाँ से एथिक्स से भी रिलेटेड कर सकते हैं इसको, कि क्या बोलते हैं, जो मानवीय गरिमा है तो असमानता के कारण लोगों की मानवीय गरिमा के मूल्य में भी कमी आती है। अब हम आते हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता के प्रावधान, कि इंडियन डेमोक्रेसी में से कौन कौन से प्रावधान हैं जो समानता की बात करते हैं। तो कौन कौन से प्रावधान हो जाएंगे? कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति को समान माना गया है, किसी के साथ लिंग, जाति, वंश, जन्म स्थान के कारण भेदभाव नहीं होगा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, आर्टिकल 17। ठीक है, उसके बाद में हम सभी को दो प्रकार से इस सभी को दो प्रकार से लागू किया। अब इन सभी को दो प्रकार से, जो भी ये बातें हमने बताई, अस्पृश्यता का मूल्यांकन, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो एक तो कानून बना करके, जैसे गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं, अस्पृश्यता के लिए कानून बना रखा है कि कोई भी अगर अनटचेबिलिटी का बिहेवियर करेगा किसी के साथ में तो उसको क्या बोलते हैं, कड़ी से कड़ी सजा की जाएगी, और कुछ योजनाएं, कार्यक्रम चला करके भी लोगों को समानता का मौका दिया जाता है। ठीक है, अब समानता के लिए संघर्ष हमारे इंडिया में तो चल रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं, जो ये आजकल के जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, ये भी इनमें भी काफ़ी संघर्ष इसके लिए हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यूएसए में जो अफ्रीकी लोग थे, अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे, इनके साथ असमानता का व्यवहार होता था। रोजा पार्क्स नाम की एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी, और इन्होंने सबसे पहले क्या बोलते हैं, यहाँ पर इनके साथ असमानता हुई और इन्होंने विद्रोह किया। फिर इस विद्रोह ने ही एक विशाल आंदोलन हुआ और इसे ही सिविल राइट्स मूवमेंट कहा गया। तो अमेरिका में जो क्या बोलते हैं, समानता के लिए जो क्या बोलते हैं मूवमेंट चलाया गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिविल राइट मूवमेंट बोलते हैं। तो सिविल राइट मूवमेंट कौन से देश से संबंधित है? तो कौन से हो जाएगा? यूएसए से संबंधित हो जाएगा। किसके लिए संबंधित है? तो समानता लाने के लिए संबंधित है। कौन सी महिला ने सबसे पहले इसको किया था? तो रोजा पार्क्स नाम की महिला ने इसको किया था। याद रह जाएगा आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। तो इसी के कारण क्या बोलते हैं, फिर 1964 में, याद रखना है डेट, 1964 में जाकर के वहाँ पर भेदभाव को निषेध किया गया था। हमारे यहाँ पर 1955 में तो कानून बन गया था अस्पृश्यता विरोधी।
ठीक है। तो जो ये आजकल के सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, इनमें आप इनका हाल देख सकते हो। अब हम आते हैं चैप्टर 2 क्लास 7 का, तो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। देखो, जो गवर्नमेंट होती है उसका हमें दायित्व होता है कि वो हमें अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी शिक्षा दे और हमें रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। तो इसलिए क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य में भी गवर्नमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब स्वास्थ्य से रिलेटेड है क्या, हेल्थ क्या है, कि बीमारियों और चोटों से मुक्त रहना, कि हमें डिजीज़ नहीं हो, डिजीज़ हो गई है तो उसका एक अच्छे खासा इलाज किया जाए। ठीक है। अब बात करते हैं भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की। तो दो प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाती हैं संसार में। भारत, जब देखो यहाँ पर इंडिया की कुछ बातें बढ़िया बढ़िया बताई गई है कि संसार में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय, सबसे ज़्यादा जो चिकित्सा के महाविद्यालय हैं वो कहाँ पर है, इंडिया में है। और विदेशों से इलाज कराने भी लोग भारत आते हैं। विश्व में दवाई निर्मित करने वाला चौथा देश है। अभी तो ये नया चेंज हो चुका होगा, लेकिन हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग विश्व में दवाई निर्मित करने वाला हमारा भारत चौथा देश है। फिर भी हमारे स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। क्यों है? क्योंकि हमारे इंडिया में दो टाइप की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और एक निजी स्वास्थ्य सेवा। निजी स्वास्थ्य सेवाएं तो पैसा लेके अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उनमें क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक सेवाओं की। तो अगर हम सार्वजनिक सेवाओं की बात करें, ठीक है, तो अगर सार्वजनिक सेवाओं की बात करें तो सार्वजनिक सेवाएं क्या है, किसके द्वारा संचालित होती है, तो ये सरकार के द्वारा संचालित होती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा दी जाती है। अब ग्राम स्तर में एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जिसमें नर्स और डॉक्टर रहता है, जिसको हम ग्राम स्वास्थ्य सेवक भी कहते हैं। और जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल करता है। तो ये तो हमें गवर्नमेंट फैसिलिटेट देती है। ठीक है, लेकिन अब आते हैं निजी स्वास्थ्य पे। तो निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो होती है, इसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर निजी दवाखाने चले जाते हैं और बहुत सारे विशेषज्ञ की भी यहाँ पर सेवाएं प्रदान करते हैं। उन्नत प्रकार की सेवाएं इसमें दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। अब स्वास्थ्य सेवा में क्या समानता और क्या असमानता है, तो भारत की स्वास्थ्य सेवा में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं निजी क्षेत्र की हैं तथा निजी क्षेत्र में इलाज बहुत ही महंगा होता है। अब महंगा होता है तो जाहिर सी बात है कि जो क्या बोलते हैं रूरल बैकग्राउंड से हैं या जो गरीब व्यक्ति हैं वो क्या बोलते हैं सार्वजनिक सेवाओं का इतना अच्छे से लाभ नहीं ले पाएंगे जितना अमीर व्यक्ति ले पाता है। इनमें बहुत सी कमियां हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में समानता सभी के लिए होती है तथा निजी क्षेत्र में समानता प्राप्त करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक अस्पताल में जाएंगे तो सभी के लिए समानता है, लेकिन अगर हम निजी अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ पैसे का बोलबाला होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ ये केस स्टडीज़ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको एग्जाम्पल्स में कोट कर सकते हो। कि जो केरल है, यहाँ पर 1996 में केरल सरकार ने जो अपना पूरा बजट था वो 40% पंचायतों को, कल हम लोगों ने देखा था सरकार के 3 स्तर, ऊपर में केंद्र, नीचे में राज्य और फिर पंचायत। तो पंचायतों को 40% क्या बोलते हैं इन्होंने अपना बजट अलॉट कर दिया। अब 40% अलॉट करने से जो अंतिम सिरे से इनका पूर्ण विकास शुरू हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली आदि में विकास देखा गया। इसलिए अब ये जो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, वो केरल में ही है। इसका रीज़न वन ऑफ द ये भी है। अब कोस्टा रिका की आप बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है, ठीक है, और यहाँ दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसने कि ये अपनी सेना नहीं रखते बल्कि सेना पर जो व्यय होता है उसको जरूरत है। तो कोस्टा रिका ने क्या किया, सेना पर व्यय की जगह अपनी जो एक्सटेंशियल चीज़ें थी उन पर व्यय करना था। लेकिन हमारे लिए तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे चारों तरफ ही दुश्मन हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर 3 की बात हम लोग करते हैं कि राज्य का शासन कैसे काम करता है। तो राज्य के शासन में एक विधायक होता है, ठीक है। देखो, राज्य में होती है विधानसभाएं, जैसे क्या बोलते हैं केंद्र में संसद होती है, वैसे ही राज्य में क्या होती है, विधानसभाएं होती है। तो जिस टाइप से केंद्र में जैसे संसद होती है वैसे के वैसे ही राज्य में क्या होती है, विधानसभा होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो राज्य होता है वहाँ का गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो हर राज्य में हर राज्य बहुत सारी जो विधानसभा होती है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड रहती है और वहाँ से हर एक मेंबर इलेक्टेड होता है जिसको हम बोलते हैं विधायक। ठीक है, तो जो विधायक होता है वो विधानसभा का सदस्य होता है। विधायक कौन होगा, विधानसभा का सदस्य, जो किसी क्षेत्र से जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और किसी भी क्षेत्र से, जैसे अगर मान लो राजस्थान है तो राजस्थान में कोई कोटा में भी बहुत सारी अलग अलग जगह बन रही होगी, वहाँ से तो अलग अलग जगह पर ये लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। अब आते हैं विधानसभा की बात करते हैं। जैसे विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर है, यूपी में शायद 404 है। चलिए,
भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है, ठीक है, तथा राज्यों में कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। अब जैसे राज्य बहुत सारे, जैसे मैंने भी आपको यूपी का बताया कि यूपी 404 पार्ट्स में डिवाइड है विधानसभा के मामले में। इस क्षेत्र से विधायक चुना जाता है तथा ये लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, अलग अलग। विधायकों से मुख्यमंत्री और मंत्री बनते हैं तथा ये मंत्री विचार विमर्श करके योजना, बजट आदि पास करते हैं और अलग अलग विभागों के माध्यम से संपन्न कराते हैं। तो विधानसभा क्या करती है, विधानसभा में कौन होते हैं, विधायक होते हैं, ठीक है। और ये विधायक अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाते हैं राज्य के। फिर ये सब लोग साथ में बैठते हैं, ठीक है। इनमें से एक व्यक्ति जिसकी पार्टी ज़्यादा होती है वो मुख्यमंत्री बनता है और ये मंत्री विचार विमर्श करके योजना और बजट आदि चीज़ों को पास करते हैं। क्लियर? चलिए, अब विधायिका, सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं, ठीक है। और सरकार क्या हो गई, शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों को सरकार बोलते हैं। अब गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, तो गठबंधन सरकार का मतलब है कि कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है इसको गठबंधन सरकार। जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं, जीतने के लिए मान लो 200 सीट चाहिए थी, लेकिन 200 सीट नहीं आई, तो अब 2-3 पार्टियों की मिला करके, तो 2-3 पार्टियां क्या करेंगी, आपस में मिल जाएंगी और मिल करके एक सरकार बना लेंगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गठबंधन की सरकार। कि इसमें भाई एक पार्टी ना हो करके कई सारी पार्टियों से मिल करके ये बनी है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, गठबंधन की सरकार। चलिए, अब बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल क्या है, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है और जिसकी नियुक्ति कौन करती है, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है। इसका इलेक्शन नहीं होता है, ये डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब बात करते हैं, अब यहाँ से चैप्टर्स, अभी चैप्टर 3 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, अब चैप्टर 4 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लड़के और लड़कियों का। तो लड़के और लड़कियाँ लिंग भेद के रूप में जैसे ही बड़े होते हैं तो इनके आधार पर भेद किया जाता है। जैसे जनरली लड़कों को बोला जाता है, अरे तू क्या ये लड़कियों की तरह रो रहा है, या लड़कियों की तरह है क्या, ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिनके कारण क्या बोलते हैं, इनमें भी मतलब कि शुरू से ही जो जेंडर बाइसनेस है वो आना शुरू हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समाज में बचपन से ही महिला पुरुष के साथ में भेदभाव किया जाता है, ठीक है, और इनसे उनकी मानसिकता का धीरे धीरे विकास होता है और उनके काम का कोई, जैसे महिलाओं के काम को तो कोई मूल्य, जैसे वो घर का काम करती है लेकिन उसका तो कोई कॉस्ट ही नहीं आकी जाती है, जनरली घर में बोला जाता है करते क्या हो, तो ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है, जबकि वो भी बहुत सारा काम करते हैं। अब महिलाओं के काम और समानता, तो लिंग भेद के आधार पर महिला और पुरुष के कामों में भेदभाव किया जाता है तथा इस कारण असमानता उत्पन्न होती है, जबकि संविधान कहता है कि स्त्री व पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता तथा समानता के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे आंगनबाड़ी, ठीक है, आंगनबाड़ी हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। चैप्टर 5, औरतों ने बदली दुनिया। अब कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, जैसे रमाबाई, ये कभी स्कूल नहीं गई थी लेकिन फिर भी इनको पंडिता की उपाधि गई थी क्योंकि इनको संस्कृत पढ़ना लिखना आता था। उस टाइम पर औरतों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया और वहीं पर इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए काम किया, जो आज भी सक्रिय हैं। तो ये रमाबाई की थी, ठीक है। वर्तमान समय में शिक्षा व विद्यालय, आजकल सभी लड़कियां स्कूल जाती है लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, हमारा जो शिक्षा का अनुपात है और लिंगानुपात है उसमें कमी है और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई गई है। एक तो आप सभी ने सुनी होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीबी, ठीक है। महिला आंदोलन, अब महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, ठीक है, और इन्हीं आंदोलन को क्या कहा गया, महिला आंदोलन कहा गया, और पुरुषों ने भी इसमें सहयोग किया, ये इंपॉर्टेंट है। अभियान, अब बहुत सारे अभियान चलाए गए, जैसे भेदभाव व हिंसा के विरुद्ध अभियान चलाया गया। 2006 में क्या बोलते हैं, घरेलू हिंसा का अधिनियम बनाया गया। 1997 में क्या बोलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्यस्थल होते हैं वहाँ पर क्या बोलते हैं, जो और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली जो यौन प्रताड़नाएं होती है उनसे सुरक्षा के लिए, इसको विशाखा गाइडलाइन के थ्रू बनाया गया था, विशाखा गाइडलाइन के थ्रू, ठीक है। अब आते हैं हम चैप्टर 6 पे, संचार माध्यमों को समझना। तो मीडिया, मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। इसका तात्पर्य है विभिन्न तरीकों से हम समाज के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडिया का मतलब क्या है, विभिन्न तरीकों से समाज के विचारों का आदान प्रदान करना। अब मास मीडिया क्या होती है, जिसकी पहुंच लाखों लोगों तक हो, उसे हम जनसंचार माध्यम कहते हैं और मास मीडिया कहते हैं। संचार माध्यम की तकनीकें कौन कौन सी है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है। संचार, प्रिंट मीडिया में कौन आ जाएगा, जो भी हम खबरें छापते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हम टीवी पर देखते हैं, और सोशल मीडिया आजकल का फेसबुक, व्हाट्सअप, ये इसमें आ जाएंगे, यूट्यूब वगैरह, ट्विटर वगैरह।
संचार माध्यम और लोकतंत्र, मीडिया के द्वारा लोकतंत्र का बहुत प्रभाव पड़ता है। सरकार को गलत ठहराया जाना, सरकार की कमियां बताना, सरकार के अच्छे बताना, ये सारी चीज़ें मीडिया के द्वारा की जाती है। और मीडिया को एक संतुलित रिपोर्ट देनी चाहिए जिसमें जो सही हो, अगर सरकार गलत है तो गलत बताना चाहिए और सही है तो सही बताना चाहिए। चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जैसे आजकल नाम पड़े हुए हैं वैसे ही नाम होने लग जाते हैं। ठीक है, और इसमें दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष तो मतलब मीडिया को निष्पक्ष रहना चाहिए, इसी क्योंकि मीडिया को हमारे समाज के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स में से एक काउंट किया जाता है। संचार माध्यमों पर नियंत्रण एक तो सरकार का होता है और एक सेंसर बोर्ड का होता है। तो सेंसर बोर्ड किस पर, अब सेंसर बोर्ड फिल्मों पर लगाता है और फिल्मों को ये बैन भी कर देता है बहुत सारी फिल्मों पर। इसलिए आजकल जो भी मूवीज बनती है तो फिर उस पर बोला जाता है ना सेंसर बोर्ड ने क्या बोलते हैं इस पर बैन क्यों नहीं लगाया, क्या उन्होंने देखी नहीं। जैसे आदि पुरुष के बारे में भी ऐसी बातें की गई थी। तो अब हमारे पास आते हैं हमारे आसपास के बाजार। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में दे रखा है तो एक बार बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। साप्ताहिक बाजार क्या हो जाएंगे कि जो सप्ताह में एक दिन लगता है। जैसे हमारे यहाँ जनरली उसको क्या बोलते हैं, हाट बोलते हैं। तो वीकली मार्केट जो होते हैं हाट, तो ये अस्थायी होती है, आज यहाँ लग रहा है कल वहाँ लगेगा परसों वहाँ, तो ऐसे ये वीकली लगते रहते हैं। मोहल्ले की दुकानें जो हमारे कॉलोनी वगैरह में होती है और जहाँ से हम जब चाहें जब सामान लेके आ सकते हैं, और यहाँ पे तो हमारी उधार वगैरह भी चल जाती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल क्या होते हैं, जहाँ पर ब्रांडेड चीज़ें मिलती है, बड़ी बड़ी दुकानें होती है वो। बाजारों की श्रृंखला देखो, व्यापारी, व्यापारी से थोक व्यापारी, थोक व्यापारी से खुदरा, मतलब जैसे सबसे बड़ा व्यापारी जिसके पास में चीज़ें प्रोडक्शन करिए, फिर वहाँ से थोक व्यापारी वो उनको बल्क में खरीदेगा, बल्क में, ठीक है, और फिर बल्क से वो धीरे धीरे छोटे छोटे व्यापारियों के पास आती जाएगी। ई बाजार क्या होता है, ई बाजार होता है कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तु को कारखाने से घर तक पहुंचाता है। इसमें डायरेक्टली जो व्यापारी होता है या जहां से प्रोडक्शन हो रहा है वहीं से डायरेक्ट क्या बोलते हैं, उसी से कांटेक्ट करके लोगों तक चीज़ों को पहुंचा दिया जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मीशो हो गया, ऐसे सही बहुत सारे। अब बाजार को असमानता, बाजार में क्या है, जो बड़ा दुकानी है वो अपनी दुकान पर पैसे ज़्यादा खर्च करेगा, जबकि छोटा व्यापारी दुकान पे कम खर्च करता है। तथा खरीदार में कोई भी एक वस्तु को अधिक दाम पर तथा दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु को कम दाम पर, अर्थात भारत में अभी भी समानता है। तो समानता यहाँ से भी सॉरी असमानता है। अब बाजार में कमीज, अब ये कुछ भी नहीं है कि जैसे देखो, अब एक कमीज है ना, तो कमीज का सबसे पहले प्रोडक्शन होगा तो कमीज किससे बनती है, या शर्ट किससे बनती है, कॉटन, जनरली मान लेते हैं कॉटन से बनती है। तो कॉटन को प्रोडक्शन कौन करता है, किसान। लेकिन किसान को तो कॉटन के बहुत कम पैसे मिलते हैं। फिर इसको क्या बोलते हैं, मिल्स में ले जाया जाएगा, मशीनों के थ्रू इसको कॉटन से कपड़ा बनाया जाएगा, और वहाँ पर भी मजदूरों को भी बहुत कम पैसा मिलता है। लेकिन जो फाइनली इसको विदेशों में बेचा जाएगा वहाँ पर इसका काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। तो वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं। इसलिए बोला जाता है कि बाजार में एक असमानता होती है, क्योंकि जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो वर्क कर रहा है, उसको तो बहुत कम पैसा मिल रहा है, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेच रहे हैं, उनको बहुत सारा पैसा इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो वही बातें इसमें लिख के पढ़ लेते हैं। कमीज के उत्पादन के लिए कपास किसानों द्वारा उत्पादित की जाती है और इसके लिए उन्हें कठिनाई का सामना पड़ना पड़ता है। बाजार श्रृंखला क्या कहती है, कमीज के उत्पादन में कपास व्यापारी के पास बुनकर, फिर कताई वाले, फिर कपड़ा निर्माता, फिर कारखानों, और ये निर्यात भी किया जाता है तथा विदेशों में उच्च दाम पर बेचा जाता है। लेकिन बाजार में अक्सर देखा जाता है कि बाजार में बुनकर, किसान, मजदूरों को कम पैसे मिलते हैं और व्यापारी बहुत लाभ कमाते हैं, अर्थात बाजार में बहुत असमानता है। तो इस तरीके से हमारा एनसीईआरटी के जितने चैप्टर्स थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। एनसीईआरटी में जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं प्रोबेबल, ठीक है, उसका रिवीजन भी यहाँ पर हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा एक दो फैक्ट्स भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको क्वेश्चन के थ्रू ही याद करना अच्छा होता है। आप लोग आंसर बताइएगा, आप सभी तैयार हो जाइए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो संविधान में उल्लेखित समानता के अधिकार के अनुसार कानूनन सभी समान हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति यानी देश के राष्ट्रपति से लेकर नौकरों तक सभी कानून में समान होते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या, केवल 1 होगा, केवल 2 होगा, 1 और 2, या ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, क्योंकि समाज में प्रेसिडेंट से लेकर के एक आम आदमी तक दोनों सेम है और किसी के भी किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। करते हैं वो बात अलग है, लेकिन नहीं किया जा सकता, ऐसा हमारा संविधान बोलता है। और संविधान इसी के लिए फिर क्या बोलते हैं, हमारी संसद ने बहुत सारे कानून भी बना रखे हैं। आगे चलते हैं। अब ये यहाँ से एक नया क्वेश्चन है कि क्या बोलते हैं, स्कूल में दोपहर का भोजन देने की योजना सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश, अब ये तो आपको आएगा नहीं, तो ये आंध्र प्रदेश ने नहीं की थी, ये तमिलनाडु ने की थी, ये ध्यान रखना।
और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने अपने राज्य के स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे। ये बात भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2 सही है। याद रखना ये तमिलनाडु ने शुरू करी थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रोजा पार्क्स पढ़ा था हम लोगों ने। तो रोजा पार्क्स विद्रोही प्रतिक्रियाओं से अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकाओं के साथ समानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसको सिविल राइट्स मूवमेंट कहा गया। सही है क्या ये? बिल्कुल सही है। अमेरिका के 1964 के नागरिक अधिकार ने धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। ओके, क्लियर हो रहा है सभी को? अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार का भाग नहीं है। अरे भैया कैसे नहीं है? स्वास्थ्य तो हमारे देश का इंपॉर्टेंट राइट है। तो ये आर्टिकल जो 21 है हमारे देश का, उसका पार्ट है। तो ये तो हो गया गलत। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति न होने के कारण जल जनित संक्रमित बीमारियों से लोग अधिक पीड़ित होते हैं। तो सही है। तो इसका आंसर कौन सा? असत्य। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? असत्य। तो पहला गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में दुनिया के सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय और सबसे अधिक डॉक्टर हैं। सही बात है। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है। मैं बताया था आपको, एनसीईआरटी में लिखा है। और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्माण होता है। तो दोनों सही हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? अगला है, हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित सुनिश्चित करना, सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने में नहीं कर सकती। फिर किस में करेगी भाई? कर क्यों ले रहे हैं? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1, कि हमारे सरकार का काम ही स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना प्राथमिक कर्तव्य। और भी हैं, जैसे शिक्षा प्रोवाइड कराना, ठीक है, तो और भी हैं, लेकिन स्वास्थ्य भी उनमें एक इंपॉर्टेंट है। और जो कर लिया जाता है उसको इन्हीं सार्वजनिक सेवाओं की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। अगला आता है, राज्य में विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सही बात है। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभाएं। सही बात है। उसने पूछा असत्य। अरे दोनों ही नहीं है असत्य, तो ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को, तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। ये तो सही बात है। इतिहास में ऐसे भी मौके आए जब सरकार ने संचार के ऊपर टेक्स्ट सेंसर लगाया है, 1970। अब इससे इसका रिलेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिल्म से ये तो मतलब रिलेशन नहीं है, लेकिन कथन दोनों ही सही हैं। जब इमरजेंसी लगी थी तब सेंसर लगा था, तो दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे? सही। लेकिन इसके कारण को पुष्ट नहीं करता है। अब खबर लहर या अखबार जो होती है उसके बारे में देख। अब ये नया क्वेश्चन है तो इसको मैं बता देता हूँ। यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा 15 दिन पर खबर लहरिया नामक अखबार निकाला जाता है। सही बात है। इस समाचार पत्र से दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति ये भी खबरें इसमें होती है, और ये बुंदेली भाषा में प्रकाशित होता है। तो ये भी सही है। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएंगे? सारे सही। सन 2006 में कानून बनाकर कानूनों की रक्षा की गई थी। सही है। 1997 में विशाखा गाइडलाइंस के थ्रू जो कार्य महिलाओं के लिए यौन प्रताड़ना आई थी, ये भी सही है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। दादन व्यवस्था व्यापारी और बुनकरों के बीच एक व्यवस्था है जिसमें व्यापारी कच्चा माल देते हैं और बुनकरों से तैयार माल मिलते हैं। चलिए, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं कि तमिलनाडु में जो 2 बार लगता है उसको इरोड का कपड़ा बाजार कहते हैं। ठीक है, और भारी मात्रा में यहाँ से कपड़ा खरीदा जाता है। तो ये हम लोगों का क्या बोलते हैं, कंप्लीट क्लास 7 की एनसीईआरटी हम लोगों ने कवर कर लिए। तो क्लास 7, तो आप लोग अगर इसके डिस्क्रिप्शंस में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी मैंने क्लास 6 की लिंक इसमें डाल रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको 6 और 7 की पॉलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम कल क्लास 8 की एनसीईआरटी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तीनों एनसीईआरटी एक एक दिन की है। बाकी 9th की में भी 2 दिन लगेंगे शायद, और 10th की में भी 2 दिन लगेंगे, और फिर 11th 12th में तो हमें 3-3 4-4 दिन लेने पड़ेंगे एनसीईआरटी को कवर करने के लिए। ठीक है, लेकिन हम अच्छे से और सारे फैक्ट्स को कवर करते हुए एमसीक्यू के साथ ही क्लास को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।